तो हम इसी के कंटिन्यूएशन में मेंस्ट्रुएशन भी आज के क्लास में करेंगे हम। तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, हम पहले बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हम क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है, क्योंकि इस सीट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो हम एक प्रकार के एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके प्रकार के आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद से करना है, और आपको साथ में आंसर शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उससे अपने घर पर मैच कर सकते हैं कि आप जो आंसर कर रहे हो और जो हमने आपको आंसर दिया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम आज की क्लास अब शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे ना कि बेसिक ज्योमेट्री में देखो हमारा क्या क्या कंसेप्ट है, पहले कि बेसिक ज्योमेट्री में क्या होते हैं। सबसे पहले किस चीज से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री में जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन का है वो है हमारा, उसको पॉइंट हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन इन स्पेस एंड हैज नो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। एक पॉइंट में ना इस तीनों में से कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉट दे दिया, अब ये देखो, इसकी क्या है, कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, जस्ट एक पोजीशन है इस पेपर पे, किसी भी प्लेन में एक इस पोजीशन को हम कहते हैं पॉइंट। तो अ डॉट ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। पॉइंट के आगे अगर हम चलें तो जो आगे हम पॉइंट के बाद पढ़ेंगे वो होगा लाइन। तो व्हाट इज लाइन? सो अ लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स जैसे कि मैं अगर यहां से ऐसे खींच दूं, ये देखो, अब इसका कहना क्या है कि स्ट्रेट पाथ, एकदम ये सीधा है ना, और दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको एंडलेसली इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं दिस इज लाइन। तो अगर हम लाइन पढ़ लिए तो अगला कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? दिस इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको लास्ट में पहले बताया ना कि इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इट हैज नो एंड पॉइंट, सो इट कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन टिल इंफिनिटी। लेकिन जब हम इसी में इस लाइन को एक दो एंड पॉइंट रख दें, तो मतलब इस ये लाइन स्टार्ट यहां से होगा और यहां खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ए वन पॉइंट एंड दिस इज ए वन पॉइंट, सो दिस टू आर द एंड पॉइंट। सो ऐसे लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो हम उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, ऐसे दिया है ना, साइड ऑफ ए बुक। तो आपका जो बुक होता है उसके साइड क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना, और लेकिन क्या, यस। यस, तो उस बुक के क्या है, दोनों तरफ लाइन वो खत्म हो जा रहा है, जहां पे बुक खत्म हो रही है वो जो साइड है वो लाइन खत्म हो जाएगा। तो उसको हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। जस्ट एक एग्जांपल आपको समझने के लिए कि लाइन सेगमेंट हम किसको कहेंगे। या फिर जैसे आपके पास स्केल है, तो उस स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो एक फिक्स लेंथ है ना, तो हम उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। चलो, लाइन सेगमेंट के बाद है रे। तो हम रे किसको कहते हैं? A part of line that has one end point and extend infinitely in one direction। जैसे लाइन सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया, पहले था लाइन जिसके दोनों डायरेक्शन में हम इनफाइनाइट तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम दोनों पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, मतलब दोनों एंड पॉइंट होंगे, तब हम उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब रे किसको कहते हैं? जिसके एक एंड पॉइंट हो, मतलब सपोज दिस इज ए लाइन, सो अगर हम एक एंड पॉइंट फिक्स कर दे और सेकंड को हम कह देंगे कि ये इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है, तो हम इसको कहेंगे रे। मीन्स दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में हम कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और एक पॉइंट इसका जो एक डायरेक्शन होगा वो फिक्स पॉइंट होगा, दिस इज द एंड पॉइंट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो अब तक हम लाइन पढ़ रहे थे,
अब लाइन के जो बाद लाइन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में है अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्लेन। व्हाट इज प्लेन? अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जो आपके सामने अभी जो बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड को देखो, हम किसी भी डायरेक्शन में मैं कितना भी मूव कर सकता हूं। ये एक फ्लैट सरफेस है और इसकी सभी डायरेक्शंस में हम एंडलेसली मूव कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चीजों को हम कहते हैं प्लेन। जैसे आपका ये शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर क्या है? एक प्लेन सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज अ प्लेन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? मीन्स पॉइंट लाइंग ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। सपोज 3 पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट एंड सपोज दिस इज अनदर पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं इस प्रकार से, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं, तो हम इस प्रकार के पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सो सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो यहां से हम ये कह सकते हैं पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। मीन्स कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आ सके, उन सभी पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक ये पॉइंट दे दूं, एक ये पॉइंट दे दूं, एक ये पॉइंट दे दूं। अब दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सपोज मैं अलग नेम करता हूं पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से एक पॉइंट देता हूं, सपोज दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो क्या अब कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, कि जिस स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों पॉइंट आ जाए? तो नहीं है। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं कि किसी दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन पे ला सकते हैं, क्या है कि जो दो पॉइंट जहां भी है हम उसको एक स्ट्रेट लाइन पे ले आएंगे। लेकिन क्यू क्या है? क्यू फिर भी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएगा। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कोलिनियर हम कब कहते हैं? नॉर्मली हम कोलिनियर दो से ज्यादा पॉइंट के लिए डिसाइड करते हैं। क्यों? अगर मैं दो पॉइंट दूं तो किसी भी दो पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन पे लेके आ सकते हैं। इसलिए जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट को आप देखकर बताइए कि वो कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर का डेफिनेशन है कि पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नीड नॉट कि तीन ही लाइन हो, तीन ही पॉइंट हो, तीन से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, मींस कोई भी दो लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए? मोर देन वन लाइन होनी चाहिए हमारे पास। सो एनी टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, suppose this is a line and this is another line. So this is line 1 and this is line 2. So both this line is meeting at a point, na this one. So let this point be O. So line 1 and line 2 are intersecting lines. Line 1 and line 2 are intersecting lines. क्यों? ये दोनों पॉइंट किसी दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, और कोई भी दो लाइन एट मैक्स एक ही पॉइंट पर मिल सकते हैं। क्योंकि अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर मिलेंगे तो लाइन होगा ही नहीं, वो कर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो दो लाइन जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इसको कहते हैं लाइंस दैट नेवर मीट। जैसे यहां पर हम देख रहे थे ना कि जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हमें कोई दो लाइन ऐसे मिले, सपोज ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है,
अब हम इस दोनों लाइन को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर लें, दे विल नेवर मीट, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के लाइंस को हम कहते हैं, सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज L2। सो हम ये देख रहे हैं कि L1 एंड L2 विल नेवर मीट, सो वी कैन से दैट L1 and L2 are parallel lines। एग्जाम्पल, आप सभी ने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, तो ये रेलवे ट्रैक का देखना, वो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, वो दोनों के बीच में हमेशा बराबर दूरी होती है। जैसे है ना कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है D, वो किसी भी पॉइंट पे आप ये ले लो, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार की जो लाइन है ना, जिनके आपस के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, देन द टू लाइंस आर कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइंस। या फिर सिंपली आप इसको कह सकते हो कि लाइंस दैट नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। चलो, तो लाइंस जब हम पढ़ चुके हैं एक बार, तो अब हम पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है। सो एंगल इज formed by two rays having common end point। अब इससे पहले हम क्या कंसेप्ट पढ़े थे कि रे किसको कहते हैं, कि रे एक ऐसा लाइन होता है जिसके एक एंड पॉइंट होते हैं। जैसे सपोज दिस इज ए रे और दिस पॉइंट इज एंड पॉइंट। सो कह रहा है कि कोई भी दो ऐसा रे जिसके कॉमन एंड पॉइंट्स हो, मतलब दो रे के एक ही एंड पॉइंट हो। सपोज एक और रे में लिखूं जिसका एंड पॉइंट भी यही हो, तो इस दोनों के द्वारा जो फिगर बनते हैं ना, हम उसको एंगल कहते हैं। मतलब इस दोनों के बीच के ये डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे दिस इज एंगल। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय टू रे हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। अब जैसे सपोज दिस इज R1 रे 1 एंड दिस इज रे 2। सो दोनों रे का जो एंड पॉइंट है, ये कॉमन एंड पॉइंट है ना, दिस इज कॉमन एंड पॉइंट फॉर रे 1 एंड रे 2। सो इस प्रकार की जो आकृति हमें मिलती है, इसको हम कहते हैं, और इस दोनों के बीच में ये जो बन के आता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल। तो एंगल कई प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। चलो इसका मैं सेपरेट डेफिनेशन बता देता हूं कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा एंगल विच इज एंगल लेस देन 90 डिग्री। सो कोई भी एंगल जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री होंगे, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसी प्रकार से राइट एंगल, नेक्स्ट इज Exactly 90 degree. यस, वेरी गुड। राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन ऑब्ट्यूस एंगल, Greater than 180 degree and less than 90 degree. yes, very good. So obtuse angle is greater than 90 degree. Suppose this is angle theta, so it will be greater than 90 degree and it will be less than 180 degree. So this is called obtuse angle. What is reflex angle? Greater than 180 and less than 360. Yes, very good. So any angle which is, suppose theta is the angle. हेलो सर। Yes, बोलो। सर मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब फुल इंग्लिश में। हमारे स्कूल ना मराठी मीडियम है, तो क्या आप थोड़ा मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब हिंदी में भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके ओके, ठीक है, तो मैं आपको ना इन सभी एंगल्स को अब साथ साथ हिंदी बताते रहेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। तो राइट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण। सर मराठी में काटकोण कहते हैं। सॉरी बेटा, मुझे मराठी नहीं आती। तो आप ना डेफिनेशन से आप इस प्रकार से क्लियर हो सकते हैं कि ऐसे एंगल जिसके माप 90 डिग्री से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और उसको हिंदी में अगर हम कहें एक्यूट एंगल को, तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण।
अगर मैं हिंदी में आपको यहाँ लिख दूं, सर यस, सर आप हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ और मैं मराठी में बताऊँ तो चलेगा? इनके नाम पता है मुझे। हाँ गुड। तो राइट एंगल, अगर उसको हम कहेंगे तो ऐसा एंगल जिसकी मान 90 डिग्री के बराबर हो, और हम इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। काटकोण। हाँ बेटा, आप ना ओके। साथ साथ मराठी में बोलते रहना, ताकि जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ जाए। जी सर। ठीक, और नेक्स्ट जो है ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे होते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। विशाल कोण। मतलब ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, हम इस प्रकार के कोण को कहते हैं अधिक कोण। और जो हमारा लास्ट है वो है रिफ्लेक्स कोण। रिफ्लेक्स कोण किसको कहते हैं? जो जो 180 डिग्री से, हाँ, 180 डिग्री से लार्जर हो एंड लेस देन 360 डिग्री, हम इसको कहते हैं। और अगर हिंदी में मैं इसको कहूं, इसको हम कहते हैं प्रतिकोण। तो ये हमारे ना टाइप्स ऑफ कोण हो गए। और अगर हम इंग्लिश में जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसको हम कहते हैं एंगल्स। तो अगर हम एंगल्स एक बार समझ चुके हैं ना, तो अब हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा वो होगा ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, मतलब ऐसी आकृति जिनकी 3 भुजाएं होती है। भुजा मतलब लाइंस। त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण। त्रिकोण। यस। तो अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, मैं आपको फिगर बना के भी दिखा देता हूं। जैसे देखो, इस प्रकार से जो फिगर होंगे ना, हम इसको कहते हैं ट्रायंगल। ये, तो हम इसमें देखो क्या है, 3 साइड से, सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी एंड सी, इसमें क्या है ना, 3 साइड से, ए बी एक लाइन है, बी सी एक दूसरा लाइन है, एंड ए सी एक तीसरा लाइन है। तो जब भी इस प्रकार से 3 साइड्स, में एनी फिगर हैविंग 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को भी ना बेस्ड ऑन दी साइड्स अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला टाइप ऑफ द ट्रायंगल है वो है स्केलिन ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते, तीनों साइड की जो लेंथ होती है ना वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल, सो मैं नाम देता हूं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में 3 साइड है ना, पी क्यू एक साइड है, क्यू आर एक साइड है और पी आर एक साइड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तीनों की लेंथ आपस में बराबर नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर एंड क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू पी आर। पी आर क्या है, ये लाइन सेगमेंट है ना। तो देखो, ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब है ये तीनों साइड की जो लेंथ है ना वो बराबर नहीं है, मतलब वो सभी की लेंथ कुछ अलग अलग है। उसी प्रकार से इसमें देखो, अब जब 2 साइड है जिनके बीच में ये एंगल भी है ना, ये 3 एंगल है, तो मैं इसका नाम देता हूं एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल Q इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R। तो ये तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे और ये तीनों साइड भी बराबर नहीं होंगे, तो हम इसको कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है बेस्ड ऑन दी साइड। मतलब हम साइड के टाइप पे बेस कर रहे हैं ना, मतलब साइड को यूज करके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला टाइप है वो है स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसको हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मीन्स अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, सर इसे मराठी में समद्विभुज त्रिकोण कहते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ आपके सामने जो एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये ट्रायंगल, इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं देखूं ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो साइड है ना, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। यहाँ हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन ये जो बी सी का लेंथ है वो ए बी और ए सी के बराबर नहीं है, बट नॉट इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो दो साइड है ना वो आपस में बराबर है। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड केवल बराबर हो, तीसरा साइड बराबर ना हो, तो हम इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल विच इज ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंड बेस एंगल्स आर इक्वल्स, मतलब जो भी दो साइड आपस में बराबर होंगे ना, उसकी जो अपोजिट एंगल होगा, मतलब देखो ये साइड है ए बी, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये सी है, इस थीटा 1। और ये साइड है ए सी ना, दिस साइड इज ए सी, सो इसके अपोजिट में जो एंगल है ये दिस वन थीटा 2। तो जो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि दो साइड इक्वल होंगे और दो एंगल इक्वल होगा। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो उस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं, अगर मैं एक लाइन खींचूं, एक लाइन सीधा में ऐसे खींचूं इस पॉइंट से, अब देखो इस पॉइंट के बाद इसके तरफ जो है ना, सपोज ये पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, तो ये दोनों भाग ना आपस में बराबर होंगे। तो जब भी इस प्रकार के किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन मिले तो हम उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये क्या है, ये दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जो ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट दे उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। और वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से गुजरता है, जो दोनों बराबर साइड का जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, जैसे देखो ए सी और ए बी ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसके कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा ए के थ्रू पास करेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। चलो अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड मींस ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं जहां पे तीनों साइड आपस में बराबर हो, ये अब देखो यहां पे आपको देख के ही लग रहा है ना, जैसे सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो देखो ए बी की जो लेंथ है, हियर ए बी ये साइड ए बी साइड है ना, ये यहां से यहां तक, उसकी लेंथ बी सी के साइड के बराबर है, इक्वल्स टू बी सी एंड विच इज इक्वल्स टू ए सी। ये तीनों साइड आपस में बराबर है। जब तीनों साइड बराबर होगा, ये जो अंदर में ये एंगल बन रहा है ना थीटा 1, so this is theta, wait, ये तीन एंगल है, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3।
सो यहाँ पे क्या होंगे, तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो θ1 इज इक्वल टू θ2 विच इज इक्वल टू θ3। सर थीटा मीन्स थीटा जस्ट हम एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। जस्ट एक सिंबल जो मैं बना रहा हूं ना आपके सामने, इसको हम थीटा पढ़ते हैं। आप सीधा आई से लिखो, रुको इसको मैं आपको आपके लिए आसानी कर देता हूं। ये जस्ट एक सिंबल है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आप इसको ना ऐसे पढ़ो, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्या है ना, चूंकि तीनों साइड बराबर है, तो इसमें ना 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री गुजरेगी। वो कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे देखो, अगर मैं एक लाइन यहां से खींचूं ए पॉइंट से नीचे की तरफ, ये देखो, ये अब दोनों एंगल को, ये इस ट्रायंगल को 2 भागों में बांट रहा है ना, ये दोनों भाग आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार से एक लाइन में खींचू इधर से सी से, तो ये भी इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसको भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। मतलब एक ट्रायंगल, बोलता ना फिर से बोलना, सर बायसेक्टर बोलता त्याला। यस, इसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। बाइसेक्टर मतलब जिसको 2 बराबर भागों में बांट दे। या सिमेट्री मतलब ऐसा होता है जो ऐसी 2 फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से इसको कवर कर ले। तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं कि जो इस साइड का जो एरिया है ना, ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर हो, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, वेयर ऑल दी साइड्स एंड ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। अब एक चीज और है कि जब तीनों साइड आपस में बराबर होंगे ना, तो इसके सभी तीनों एंगल जब आपस में बराबर होंगे, तो इसके सभी एंगल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि अगर तीनों एंगल 60 60 60 है, तो किसी भी ट्रायंगल में उसके सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। सो 180। यही पे मैं आपको बता देता हूं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे तीनों एंगल, जो ये तीनों एंगल होते हैं वो 60 60 60 का होता है, इसलिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या है, 180 डिग्री है। तो चलो, अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था बेस्ड ऑन साइड, कि जब साइड बराबर होंगे तब क्या होगा, जब 2 साइड बराबर होंगे तब क्या होगा, जब तीनों साइड बराबर होंगे तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं ना, उसके बेसिस पे हम ट्रायंगल को किस किस प्रकार में बांट सकते हैं, मतलब उसके बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं ट्रायंगल के। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल है दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मींस न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। अब देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल और ये एंगल, तीनों क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, θ1 θ2, जस्ट थीटा एक सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, और कुछ नहीं। इस थीटा से आप घबराना मत। तो यहाँ देखो, अब हम एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारा राइट एंगल क्या होता है, वो इस प्रकार होता है, ये। तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल, इसका मान होता है 90 डिग्री। अब इससे छोटा कुछ भी होगा, जैसे ये यहाँ, तो ये 90 डिग्री से कम होगा ना, तो इसको देख के लग रहा है ना कि 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम है।
और ये भी 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ये सामने आपका एक फिगर बना हुआ है, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, बाकी दोनों कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ये एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। अब देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। तो आपको इसमें देख के पता चल रहा होगा कि ये एंगल बी जो है ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, और बाकी एंगल कुछ भी हो वो ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटा ही होगा। लेकिन ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 के बराबर हो, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो हम देखो, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल मींस ये देखो ये राइट एंगल है ना, मतलब 90 डिग्री, एंड दिस साइड मींस साइड AC। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, AC इज हाइपोटेन्यूज। AC इज कॉल्ड hypotenuse, this side। सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। आप में से कोई बताएगा मुझे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। अदिति, पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बचे हुए दो बाजू है। यहाँ पर हम अगर ट्रायंगल ABC लेंगे तो हाँ। इसका जो हाइपोटेनस है वो है AC। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बचे हुए दो बाजू, मतलब यहाँ पर Yes. AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC। यस। सो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा ना, उस लेंथ का स्क्वायर हमेशा जो बाकी के दो साइड से उसके लेंथ के स्क्वायर का सम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पर लिखा है, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में AC इज हाइपोटेन्यूज, सो स्क्वायर ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट टू साइड, मतलब बाकी के दो जो साइड है ना, दैट इज AB एंड ABC। इस दोनों साइड के लेंथ का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। इस प्रकार से आपको कभी कभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वेयर वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। अगर कोई भी एक एंगल 90 से लार्ज है तो हम उस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अब देखो ये एक ट्रायंगल है, दिस इज PQR। अब आपको इस देखो इस एंगल Q को देखो, ये एंगल देख के समझ रहा है ना कि दिस इज ग्रेटर देन 90। सो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मीन्स हमें ये देखना है कि अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो हम उस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गए बेस्ड ऑन द एंगल। पहले हम पढ़े बेस्ड ऑन साइड, फिर हम पढ़े बेस्ड ऑन द एंगल्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
कि एंगल सम प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, मतलब बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है, मतलब ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हैं, जो उसके इंटीरियर एंगल होंगे ना, इंटीरियर एंगल मतलब देखो, अंतर कोण। हाँ अंतर कोण, जैसे ये एक अगर ट्रायंगल है तो इसके अंदर, ये जो ट्रायंगल के अंदर जो ये कोण बन रहा है ना, ये θ1, θ2 एंड θ3, तो हमेशा इस तीनों एंगल का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑलवेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये 3 पॉइंट का मैंने नाम दिया है। अगर मैं इस QR लाइन को यहां से और सीधा ऐसे खींच लू आगे, तो इस ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल के ये अंदर का भाग है ना जो ब्लू कलर से शेड किया हुआ, तो इस ट्रायंगल के बाहर ये जो एंगल बनेगा ना, ये दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखो क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब मैं पूछूं, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? तो सिंपली एंगल P एंड एंगल Q। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो है ना, इस पॉइंट के अपोजिट, मतलब इस एंगल को छोड़ दो, Q3 को छोड़ दो, तो ये जो बाकी के 2 एंगल है ना, दैट इज θ1 एंड θ2 आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अब हमारा जो एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस 2 एंगल, मींस दिस एंगल, एक्सटीरियर एंगल will be equals to the sum of P and Q, that is जो एक्सटीरियर एंगल मैंने यहां पे लिखा है ना, so this will be equals to θ1 प्लस θ2, मतलब इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। so this is the angle sum property of the triangle. now next is isosceles triangle property. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया था तब मैं आपको बताया भी था, ये यहां देखो, ये है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 2 साइड आपस में बराबर हैं उसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल दैट इज θ1 और इसके अपोजिट एंगल θ2। सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। यही है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसी को हम यहां पर लिखे हुए हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल्स। उसका क्या मतलब है? सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। मैं आपके सामने पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। तो सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। सपोज इसका लेंथ सपोज L1 है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ L3 है।
जस्ट मैं ये डिनोट करने के लिए L1 L2 L3 लिख रहा हूं, समझाने के लिए इसका क्या मतलब है। तो अब हम ना इसमें कोई भी दो साइड ले लें और उसको सम कर दें, तो वो हमेशा तीसरे साइड के सम से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल L1 प्लस L2 विल बी ग्रेटर देन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन L3। अब हम L1 L2 को सम लिए, अब L2 L3 का ले लो। सो L2 प्लस L3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन L1। अब हम L1 और L3 को ले लेते हैं, L1 प्लस L3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन L2। मीन्स कोई भी दो साइड आप ले लिए किसी भी ट्रायंगल में, वो इससे मैटर नहीं करता है वो किस प्रकार का ट्रायंगल है। सो सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। इक्वल भी नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर होगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल्स। दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल। अब देखो इसके ना क्वेश्चंस भी कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, सपोज कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड का लेंथ दिया गया है आपको 4, 5 एंड 6। तो पूछ रहा है कि क्या इस प्रकार के ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो आपको सिंपली चेक कर लेना है कि किसी भी दो नंबर को ऐड कर दो, अगर वो तीसरे नंबर से हमेशा बड़ा है तो ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 + 5 लें तो थर्ड साइड क्या है 6, सो दिस इज ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट सपोज अगर हम 5 और 6 लें, सो 5 + 6 दिस इज ग्रेटर देन, जो साइड बच गया 4, सो दिस इज ग्रेटर देन 4। अगर हम 4 + 6 लेते हैं, 4 + 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इस तीनों लेंथ के एक ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब मैं तीसरा एक एग्जांपल दिया हूं आपको। एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसके साइड के लेंथ 3, 4 एंड 8 हो। तो ये इस लेंथ का ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले दो साइड का सम करूं, दैट इज 3 + 4। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि कभी भी सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन यहाँ पे सम 3 + 4 क्या होता है 7, बट दिस इज लेस देन 8। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को क्या है फॉलो नहीं कर रहा। सो इस तीनों मेजर के साइड्स से एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस मेजर के लेंथ लाइन सेगमेंट से हम ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं। तो ये था ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। चलो अब हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, और हम क्वाड्रिलेटरल फिर से उसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं? एनी पॉलीगन विच 4 साइड, मतलब कोई भी एक ऐसी आकृति जिनमें 4 भुजाएं हैं, हम उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। चौकोन। नहीं, चतुर्भुज। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम इसको कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्या मतलब? देखो जैसे यहाँ पे ये आकृति मैंने बनाई है, तो इसमें कितने भुजाएं हैं, मतलब कितने लाइन सेगमेंट? 4। ए बी और सी डी। यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है ना, दैट इज ए बी, बी सी डी एंड डी ए। DA। ये 4 लाइन सेगमेंट है ना। तो इस प्रकार के जितने भी फिगर होंगे जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होगा, उन सभी फिगर्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है स्क्वायर। मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, मतलब 4 साइड होनी चाहिए। अगर उसमें all the sides are equal, if all the sides are equal and all the angles are 90 डिग्री, हम उसको कहते हैं स्क्वायर। मतलब इसको अगर हिंदी में मैं बोलूं उसको हम कहते हैं वर्ग। देखो अब आपके सामने जो ये फिगर बनाया गया है, ए बी
सी एंड डी। अब ये देखो, ये जो चार साइड्स है ना, ये चारों साइड आपस में बराबर है। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू डी ए। ये जो चारों साइड की लेंथ, अगर एक साइड की लेंथ ए है तो सभी साइड की लेंथ ए होगी। तो हम इस प्रकार के फिगर को कहते हैं दिस इज स्क्वायर। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स जो दो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जोड़े। अब मैं यहां पे अगर मैं डायगोनल से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसमें एक ये देखो, ये पॉइंट डी से पॉइंट बी को मैच कर दे तो ये है डायगोनल। सपोज दिस इज D1 और जो दूसरा डायगोनल होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक होगा। ये होगा सपोज दूसरा डायगोनल है D2। तो किसी भी स्क्वायर में जो ये दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, वो दोनों डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं। मतलब D1 इक्वल्स टू D2। अब देखो एक दूसरा पॉइंट क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहने का मतलब है कि ये जो डायगोनल है ना B और D और ये डायगोनल A एंड C, ये दोनों जहां पर मिलते हैं ना इस पॉइंट पे, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब कहने का मतलब है अगर सपोज दिस इज पॉइंट O, तो D से O की लेंथ जो होगी वो O से B की लेंथ होगी। यहाँ पे कहने का मतलब है तो DO इज इक्वल्स टू OB। मतलब ये डायगोनल को, जो दूसरा डायगोनल AC है ना, वो दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार से जो ये लेंथ है ना A से O और O से C, ये दोनों भी बराबर होगा। दैट इज AO इक्वल्स टू OC। यही चीज यहां पर लिखा गया है सेकंड पॉइंट में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। और यहाँ पे क्या करा है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ना, दिस इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये चारों तरफ से 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। आप साथ साथ अपने कॉपी में फिगर बनाते चले तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। चलो, हमारा जो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। तो पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूं आपके लिए। अब देखो, ये जो एक फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब बोलते हैं। यहाँ पे फिर से हमें चार साइड है A B C एंड D। अब यहाँ पे क्या कहा गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड का मतलब जैसे AB का अपोजिट साइड है CD, मतलब ये AB इज इक्वल्स टू CD। उसी प्रकार से AD का जो अपोजिट साइड है वो है BC, मींस दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दैट इज AD इज इक्वल्स टू BC। ये हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या आपको मैंने बताया था ना कि जब दो साइड आपस में कभी ना मिले। जैसे देखो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आपस में कभी नहीं मिल सकते, इसलिए इसको हम पैरेलल भी कहते हैं। और ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। इस एंगल, बच्चे अपना माइक म्यूट करिए। श्रुति अपना माइक बंद करो। हाँ, तो ये देखो इसमें क्या होते हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार की फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी क्या क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स आर इक्वल। अब मैं बस आपको एक बार बता दिया हूं डायगोनल्स क्या है, बस अब मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। सो दिस इज डायगोनल 1, this is D1 and this is diagonal 2, so this is D2. So diagonals are equal means D1 equals to D2. Diagonals bisect each other means this length is equals to this length and this is equals to this, and opposite sides are equal
वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज rhombus. कि rhombus किसको कहते हैं? All the sides are equal but angles are not necessarily 90 degree. वो इस प्रकार से होंगे. सपोज एक ये फिगर में बनाया, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड हैं ए बी सी एंड डी. तो यहां पर क्या है ना, चारों साइड आपस में बराबर है. दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए. बट ऑल द एंगल्स आर नॉट नेसेसरली 90 डिग्री. अब मुझे आप में से कौन बताएगा, इससे पहले हम एक फिगर पढ़े हैं जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर. स्क्वायर. Yes, उसको हम स्क्वायर कहते हैं. स्क्वायर. हाँ, तो जब ऐसे हो गया वैसे वो एक बच्चे जवाब देता है, उसके बाद आप लोग जवाब नहीं दोगे, ठीक है? तो उसको हम स्क्वायर कहते थे. तो जब ऐसा हो कि चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री नहीं भी हो, तो हम 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है, मतलब नॉट नेसेसरली 90 डिग्री, तो हम इसको कहेंगे rhombus. अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या स्क्वायर एक rhombus हो सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes. इज स्क्वायर sir. ए rhombus? यस, स्क्वायर इज ए rhombus. क्यों? कि देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, ऑल द एंगल्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स नॉट नेसेसरली 90 डिग्री. कोई जरूरी नहीं है, हो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इस दोनों कंडीशन को स्क्वायर फॉलो कर रहा है ना, इसका आंसर होगा यस, स्क्वायर इज ए rhombus. सो स्क्वायर इज ए स्पेशल rhombus. अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. फिर से इसके अगर हम डायगोनल को ड्रॉ करें तो देखो, तो दिस इज डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब कि लेंथ फ्रॉम DO विल बी इक्वल्स टू BO. उसी प्रकार से लेंथ फ्रॉम AO विल बी इक्वल्स टू OC. हम इस प्रकार से ये जो मैं लाइन खींच के ये एक लाइन और ये एक लाइन, इसका मतलब है कि दिस पार्ट इज इक्वल. अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाइन खींच रहा हूँ, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल. और ये क्या कर रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना. एट राइट एंगल मीन्स इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है. ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद करने होंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से उत्तर दे सकें. नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर अनइक्वल. कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, सपोज दिस इज डायगोनल D1 एंड दिस इज डायगोनल D2. सो इन rhombus D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2. ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द rhombus है. एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो डायगोनल में क्या होते हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स है ना, दैट इज D एंड B. सो एंगल D will be equals to angle B and angle A will be equals to angle C. So this is opposite angles are equal. Okay, now the next quadrilateral is parallelogram. कि हम किसी भी quadrilateral को parallelogram कब कहेंगे? तो पहले एक quadrilateral ड्रॉ कर लेते हैं हम. Suppose this is so this is A, B, C and D. So ये क्वाड्रिलेटरल है. अब हमें देखना है कि पैरेललोग्राम कब कहेंगे. सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या है, AB एंड CD. सो AB एंड CD
आर पैरेलल? यस। यस। क्यों? ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं। एंड ए बी शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी प्रकार से बी सी एंड ए डी आर पैरेलल एंड कॉन्करेंट। नॉट कॉन्ग्रुएंट, आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी हम बाद में पढ़ेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का एक अलग कंसेप्ट होता है, हम लाइन के लिए नहीं, उसको एरिया के लिए यूज करते हैं। एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, मीन्स लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए डी। तो इस प्रकार के कोई भी ऐसे फिगर हो जो अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, हम उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? यस सर। यस, वेरी Yes. गुड। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ऑल द रेक्टेंगल्स आर ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, इज स्क्वायर अ पैरेललोग्राम? यस सर। यस, वेरी गुड। यस सर। यस सर। स्क्वायर में भी क्या होते हैं, स्क्वायर में तो सारे साइड बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल, और पैरेलल भी होते हैं। ऑल द स्क्वायर्स आर ए पैरेललोग्राम, इसका भी आंसर यस होगा। चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। ये हम पढ़ लिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मींस this angle D will be equals to angle B. So here angle D is equals to angle B and angle A will be equals to angle C. So this is the property of the second property of the parallelogram, and the third property is diagonals bisect each other but are unequal. कहने का मतलब है कि सपोज इसके दो डायगोनल हैं, दिस इज डायगोनल 1, सो दिस इज D1 एंड दिस इज डायगोनल 2। तो इसमें ये कहा गया है कि बोथ द डायगोनल्स आर अनइक्वल, मींस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, बट बोथ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं ना, सपोज दिस इज पॉइंट O, सो DO विल बी इक्वल्स टू OB, मीन्स ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के बराबर भागों में बांटते हैं। उसी प्रकार से AO विल बी इक्वल्स टू OC, मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम किसको कहेंगे? So only one pair of the opposite sides are parallel. कोई भी एक पेयर पैरेलल है, बाकी का पता नहीं। दूसरे साइड में हमें कुछ नहीं पता है, वो पैरेलल हो तो भी ठीक है, पैरेलल नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। मैं आपके सामने एक फिगर बना के दिखा देता हूं आपको। अब देखो, ये एक फिगर है ABCD। इसमें हम देख पा रहे हैं कि AB एंड CD आर पैरेलल। हमें क्या ट्रेपीजियम के लिए बस एक ही कंडीशन चेक करना है कि क्या आउट ऑफ 4 लाइंस कोई भी 2 लाइन आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है हम इसको ट्रेपीजियम कहेंगे। तो इसी प्रकार से अब अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करूं, इससे पहले जितने भी हम पढ़े हैं, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सभी एक ट्रेपीजियम होंगे। क्यों? कि सभी में एक पेयर ऑफ साइड्स जो क्या वो पैरेलल होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस हो गया, इतना हो गया, मतलब दिस इज ए ट्रेपीजियम। ना ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोग पतंग उड़ाए भी होंगे अभी मकर संक्रांति पे। तो काइट
बनाने का मतलब काइट, किस फिगर को हम काइट के फिगर में कहते हैं? तो टू एडजेसेंट पेयर या फिर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? जैसे इस प्रकार से, अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड्स हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे क्या कहा गया है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। सो ए डी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड। यस। मतलब एडजेसेंट साइड का मतलब है कि उसके जस्ट बगल में। हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड। तो जो भी एक साइड्स हैं उसके दोनों तरफ जो साइड्स हैं उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि दिस लेंथ ए डी, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। सो दिस इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सो दिस इज ए मतलब ए डी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो जब एडजेसेंट साइड्स मतलब दो, ये देखो एक पेयर ये हो गया, दिस इज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब पेयर में एक ये पार्ट हो गया, एक दूसरा ये हो गया। तो जब टू पेयर्स होंगे ऐसे ना, तब हम कहेंगे उस फिगर को काइट। जो काइट होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई भी एक पेयर है, इफ देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज नॉट ए काइट। सो इस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं काइट। अब इसके क्या क्या होते हैं? वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें ना कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे जो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों, और ये दोनों में नहीं, कोई एक ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होगा जो आपस में बराबर होंगे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल मींस, अगर हम इस डायगोनल को ड्रॉ करें, सपोज दिस इज डायगोनल ए सी एंड दिस इज डायगोनल बी डी। तो ये जो डायगोनल्स है ना, वो क्या कर रहा है? वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर्स। तो यहाँ पे जो डायगोनल AC है ना, वो BD को बराबर भाग में बांट रहा है, ना कि BD AC को। मतलब कहने का मतलब है कि ये लेंथ है, सपोज अगर दिस इज लेंथ O, सो DO इज इक्वल्स टू OB। और ये बराबर कैसे बांटता है? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये देखना है ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर, मतलब ये एक ही डायगोनल है जो दूसरे डायगोनल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दैट इज AC। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि AO इज नॉट इक्वल्स टू OC। केवल एक डायगोनल बराबर भागों में बांटेंगे, दूसरे डायगोनल को बराबर भागों में नहीं बांटेगा। सो ये हो गया काइट। एंड दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ये जो चार एंगल बने हैं ना, Q2, Q3 एंड Q4, ये चारों एंगल का सम जो होगा हमेशा 360 के बराबर होगा। ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये देखो ये तीनों प्रॉपर्टी हम जब रिस्पेक्टिव फिगर पढ़ रहे थे तो हम ये सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूं जब स्क्वायर और रोम्बस बता रहा था। तो पॉलीगॉन किसको कहते हैं? तो अभी तक हम फिक्स साइड में पढ़ रहे थे। अगर आपको नंबर ऑफ साइड नहीं पता है तो हम कोई भी एक ऐसा फिगर, क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, चाहे उसमें कितने भी लाइन हो, उसको हम सब हर एक को हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड हम अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन इन जनरली हम सभी को पॉलीगॉन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब है सपोज यहां पे एक सेंटर है पॉइंट O, यहां पे क्या कह रहा है? ऑल पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट से ना यहां पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, यहां पे
सभी जगह पे यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा बराबर होगा। और इस प्रकार के सभी पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो जो फिगर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं सर्कल। तो सभी फिगर्स में होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और एरिया का मतलब होता है रीजन इंक्लोज्ड बाय प्लेन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिखाया, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तो सपोज दिस इज साइड ए बी सी डी, तो ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ का सम, इसका इसका और इसका, चारों लेंथ के सम को हम कहेंगे पेरीमीटर। और इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है ना, ये इसका जो पूरा, ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, तो रीजन इंक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो ये आपके सामने सभी जितने भी फिगर आप पढ़े हैं ना, इन सभी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप आंसर शीट पे देख के आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम सीधे अब आज जितने भी चीजें हम पढ़े हैं उसके रिलेटेड अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि हम जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी चीज डिस्कस कर चुके हैं, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, मतलब ऐसा क्या है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे के 1 एंड पॉइंट होते हैं, एंगल्स में 2 रे होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करो। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करो ना ऊपर। हाँ ये लो, इफ 2 एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं है कि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसी क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। अगर इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, 140 इफ 2 एंगल्स फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। सो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। यस, तो लीनियर पेयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी 2 एंगल, जैसे सपोज थीटा 1 एंड थीटा 2, सो इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम कहेंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर लीनियर पेयर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इफ 2 ऑप्शन नंबर एंगल्स 2। form a linear pair, one of them is 40 degree, what is the other angle? Simply है कि suppose other angle is x, दूसरा है 40, so x plus 40 should be equals to 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140, सॉरी हाँ 140। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कौन आंसर, रेज योर हैंड। ओके अदिति, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। क्यों? सर मुझे दिख रही है, मैं क्वेश्चन रीड कर दूं? ओके ओके मैं पढ़ लेता हूँ। अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स अनइक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड अनइक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल। वेरी गुड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which quadrilateral has all sides equal and diagonals perpendicular? कौन सा ऐसा Rhombus. क्वाड्रिलेटरल है जिसके रोम्बस। यस वेरी गुड। तो देखो गुड गुड। तो अभी जो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, जो मैं जब कंसेप्ट आपको बता रहा था ना वो सारे उस समय हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपका काम क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको जब ये सीट मिलेंगे तो आप खुद से सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उसको सॉल्व करने में समस्या हो सकती है, हम उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1, हाँ देखो अब फिर से आया एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सब भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर्ड बाय 20 डिग्री, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कौन बताएगा मुझे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगेन जो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था ना, सर सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो सम होती है वो 180 होती है। यस वेरी गुड। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स आर 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर, if the sum of the two angle उसको पूरा is एंगल बोलते हैं। 180 degree, then they are called supplementary angles। तो यहाँ पे दिया गया है if two supplementary angles differ by 20 degree, find the larger angle। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उस दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना वो 20 डिग्री का है। तो अगर सपोज एक मान लेता हूं कि इफ वन ऑफ द एंगल इज एक्स, सो दूसरा एंगल विल बी एक्स माइनस 20। क्यों? कि हमें बताया गया है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 डिग्री है। अब हमें मालूम चल गया कि ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और हमें ये बताया गया है कि दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। सो वी कैन से दैट x plus x minus 20 is equals to 180। यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया गया है। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x will be equals to 100 डिग्री। अगर x 100 है तो जो एक और एंगल होगा वो क्या होगा? x minus 20 that is 80 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द लार्जर एंगल। सो लार्जर एंगल विल बी 100 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज 360। हाँ चलो, एक और कंसेप्ट है, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के आए ना कि बेसिक कंसेप्ट से अब जो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस प्रकार के आएंगे। तो एक कंसेप्ट अभी और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो कोई भी जो साइड से बने होते हैं उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो एनी पॉलीगॉन हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल, पॉलीगॉन having all the sides equal, मतलब जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर दूं, चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं। अब देखो ये एक पॉलीगॉन है, क्यों? कि ये साइड से बना हुआ है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये जैसे एक ऐसा फिगर है जिसमें 5 साइड है, ए बी सी डी एंड ई। अगर इसमें पांचों साइड आपस में बराबर है, मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ए, तो हम इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे ना आपको, इफ द एक्सटीरियर एंगल, तो अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैं बताया था ना कि एक्सटीरियर एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। कि सपोज ये देखो, ये जो अंदर एंगल है ना ये इंटीरियर एंगल है, तो यहीं से अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। तो जब आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई हो तो आप नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय द एक्सटीरियर एंगल,
सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स, अगर किसी भी पॉलीगॉन का आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, हम इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, सॉरी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना कि एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो कितने साइड्स होंगे, तो विच विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 30। सो ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल हैव 12 साइड्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। यस, वेरी गुड। सर ओके, सर प्लीज आप रिपीट एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ मैं बस एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि अगर आपको ऐसा दिया जाए ना कभी किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का अगर मेजर दिया गया है कि, और वो रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, उसके सभी साइड बराबर होनी चाहिए। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अगर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा गया है कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है कि यू हैव टू डिवाइड द एक्सटीरियर एंगल 360 में उस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पूछा गया था कि अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है और वो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, हम क्या करेंगे 360 में 30 से डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ द साइड इन दैट पॉलीगॉन। ओके, सो क्वेश्चन ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। थैंक यू। A chord passing through the center of a circle is called, अब जैसे ये मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड किसको कहते हैं। डायमीटर, डायमीटर। यस, वेरी गुड। सपोज दिस इज ए सर्कल, तो कॉर्ड किसको कहते हैं कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो जैसे देखो ये एक कॉर्ड हो गया, दिस इज ए कॉर्ड। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज दिस इज द सेंटर, सो एनी लाइन सेगमेंट passing through the center and touching both the side of the circumference, so that is called a diameter. So this is a diameter. हाँ चलो, एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसी का ये क्वेश्चन है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा ऐसा लेंथ है जो थर्ड साइड उसका मेजर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखो, अगर एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 8 सेंटीमीटर, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 13। तो थर्ड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, डी। 30 डिग्री से। सो थर्ड साइड शुड ऑलवेज बी लेस देन 13। तो अब ये देखो, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 13 से लार्ज है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड साइड का लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन वही पूछा गया है कि थर्ड साइड कैन नॉट बी। So this is the question. Now coming to the next question. ये हमारा कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स है, तो आप कंसेप्ट याद करेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन सॉल्व अभी करवाऊंगा क्लास में जिसमें हमारा थियरी से अलग कुछ है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। ऊपर मैंने आपको सीट में फॉर्मूला बताया है, आप वहां से देखिए फॉर्मूला याद करेंगे।
सो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ रेडियस इज डबल, मतलब इनिशियली अगर रेडियस आर था तो डबल करने पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो रेडियस हो जाएगा वो यहाँ पे सपोज अगर रेडियस आर है तो अगर रेडियस डबल हो गया मतलब रेडियस अगर 2r हो गया तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी पाई इंटू आर, आर हैज बिकम 2r, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू, अगर 2r स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो विल बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इनिशियली एरिया पाई आर स्क्वायर था, फाइनली एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये 4 गुना है ना। सो सपोज दिस इज एरिया A1 and this is area A2, so we can say that A2 is equals to 4 times of A1, मतलब ये 4 गुना हो गया ना। तो अगर रेडियस डबल होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, वो हम इस प्रकार से निकालते हैं। हाँ, एक और मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सो ये जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो ट्राइंगल में मैंने बताया कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस प्रकार से अब आपको कोई भी नंबर ऑफ साइड्स दिए जाए, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं, इसमें 4 साइड होता है, अब इसी प्रकार से दिए जाए कि कितने भी साइड्स हों उसके सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 विल, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल of n side polygon is equals to n-2 into 180। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3, तो हम इसका अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 इंटू 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इज, so n-2 है ना, so 3 - 2, so 3 - 2 will be 1 which is equals to 180। उसी प्रकार से अगर क्वाड्रिलेटरल देखें तो ये इसके 4 साइड्स हैं, 4 - 2 इंटू 180 which is equals to 360। तो इसी प्रकार से अगर आपको नंबर ऑफ साइड दिए गए हैं तो आप उसके इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अब जब से यहां से आपसे पूछा गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइडेड पॉलीगन, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 भुजाएं हो, मतलब 6 लाइन सेगमेंट हो, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 6 - 2 इंटू 180 दैट इज 4 इंटू 180 720। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ बोलो सर -2 ही क्यों? ये ना मतलब इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बनाएगा, जैसे ना कि पहले जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि सपोज एक ट्राइंगल है और इसके तीनों एंगल का सम लिया गया, फिर एक क्वाड्रिलेटरल है इसके सभी एंगल का सम लिया गया, तो हमें एक पैटर्न नजर आया कि सब एंगल का सम लेने पे कुछ एक फिक्स पैटर्न आ रहा है। उस पैटर्न को हमने जब देखा तो वो पैटर्न ऐसा था म्यूट योरसेल्फ। तो उस पैटर्न को देखने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिला जो कि ये था कि नंबर ऑफ साइड में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें सम ऑफ द इंटीरियर एंगल की वैल्यू देता है। चलो कुछ क्वेश्चंस आगे आपके सीट में मेंसुरेशन के हैं, मतलब एरिया पेरीमीटर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और इसके रिगार्डिंग आपके सारे फॉर्मूला आपके सीट में इंक्लूडेड है। तो ये सीट जब आपसे शेयर किया जाएगा इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं,
तो वो सभी क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करा दिए हैं उसको आप रिवाइज करेंगे, यस सर। और जो सॉल्व नहीं कराया है मैंने उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके साथ साथ आपको आंसर भी दिया गया है हर क्वेश्चन के नीचे, तो आप उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके सर, थैंक ओके, यू। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यस सर, थैंक फिर यू अगली सर। क्लास में Yes, नए sir. टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक Okay, यू sir. सर। Bye. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। Bye. बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय मैम। Good night.